तो मार्वल की नई शुरुआत होने वाली है फैंटास्टिक फोर के साथ, और ये सिर्फ एक फ्रेंचाइज का नया रिलॉन्च नहीं बल्कि पूरे एमसीयू के लिए एक नए चैप्टर की ओपनिंग है। क्योंकि सच कहूं तो जो फेज अभी खत्म हुआ है उसने फैंस के दिल में एक्साइटमेंट जगाने के बजाय कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दिया है। फेज 5 में टोटल 12 लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो याद रखने लायक है। तो चलो आज बात करते हैं कौन से प्रोजेक्ट सच में शाइन करता है और कौन सा एमसीयू का नाम डुबोने का काम करता है। हम रैंकिंग शुरू करेंगे सबसे नीचे से, ताकि जब ऊपर पहुंचे तो विक्ट्री फील कर सके। सबसे नीचे आता है सीक्रेट इन्वेजन। इसके बारे में अगर मैं कहूं तो भैया इसका नाम बड़ा था, दर्शन छोटा। कॉमिक फैंस जानते हैं कि ये स्टोरी कितनी लेजेंडरी है, वही एनिमेटेड यूनिवर्स में भी इसका एडेप्टेशन ब्रिलियंट था। लेकिन जब एमसीयू ने इसे लाइव एक्शन में लाया तो सब कुछ फीका पड़ गया। निक फ्यूरी जैसा आइकन सिर्फ एक थका हुआ एजेंट लग रहा था, वही मारिया हिल की डेथ का कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा हमारे ऊपर, और स्क्रल इन्वेजन की अर्जेंसी कहीं दिखाई ही नहीं दी। शो में ना टेंशन थी ना थ्रिल, ऐसा लग रहा था जैसे मार्वल खुद कंफ्यूज है कि ये कहानी कहां जा रही है। ये प्रोजेक्ट एमसीयू के इतिहास का वो पेज है जिसको कोई भी याद नहीं रखना चाहता। इसके बाद आता है एको। इस शो का हाइप क्रिएट किया गया था एक्शन और वायलेंस के प्रॉमिस के साथ, लेकिन किंगपिन के रिटर्न ने ही फैंस के अंदर एक्साइटमेंट भर दी थी। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इंटरेस्ट भी गिरता गया। एको का कैरेक्टर डेप्थ के बिना लिखा गया था और साइड कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट इनविजिबल थे। फाइट सीन्स उतने भी इंपैक्टफुल नहीं थे जितना प्रॉमिस किया गया था, और स्टोरी इतनी लीनियर थी कि क्लाइमेक्स तक पहुंचने में ही पेशेंस हमारा टेस्ट हो गया। मार्वल ने इसे डार्क और ग्राउंडेड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एंड रिजल्ट एक बोर करने वाली सीरीज बन गई। तीसरे नंबर पर आता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनियम। इस मूवी से फैन को एक्सपेक्टेशन थी कि ये कैंग के एरा की शुरुआत करेगी, मल्टीवर्स में केओस क्रिएट करेगी और एक नए सागा का बेस बनेगी। लेकिन हमें मिला क्या? वो एक सीजीआई हेवी अम्यूजमेंट राइड थी जिसमें इमोशन और डेप्थ की कमी थी। एंटमैन अपने ही मूवी में साइडलाइन लगा, वास्प का प्रेजेंस नेग्लिजिबल था और कैंग का कैरेक्टर इंपैक्टफुल होने के बावजूद इररिलेवेंट लगता है, क्योंकि उसका फ्यूचर एमसीयू में अब अनसर्टेन हो चुका है। इसके बाद आता है दी मार्वल्स। ये मूवी विजुअली कलरफुल थी पर इमोशनली एम्प्टी। कमाला खान का चार्म सिर्फ थोड़ी देर तक चला, वहीं मोनिका रैम्बो का आर्क रश्ड लगा। और बात करें कैरोल डैनवर्स की, तो उससे तो लोग पता नहीं शायद अभी भी कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं, मुझे तो वो इररिलेवेंट लग रही थी। स्टोरी एंगेजिंग होने के बजाय स्कैटर्ड लगती है और विलन तो इतना ब्लंट था कि मुझे याद भी नहीं कि उसका मकसद क्या था। लेकिन इस मूवी का एक पॉजिटिव एलिमेंट ये था कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका एक अल्टरनेट यूनिवर्स में चली जाती है जो कि एक्स-मैन का यूनिवर्स होता है, और वहीं से ये दरवाजा खुल जाता है मल्टीवर्स का, जो कि फ्यूचर में जाके कनेक्ट होगा और शायद तक हमें डूम्सडे मूवी में देखने को मिले। इसके बाद आता है आयरन हार्ट। रिरी विलियम्स जैसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर को जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है कि साइंस और लॉजिक का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलेगा, लेकिन शो में ना क्लैरिटी थी ना कंसिस्टेंसी। सुपर हीरो का कोर वैल्यूज के बजाय पर्सनल कंप्लेंट्स और शैलो डायलॉग्स पे ज्यादा फोकस किया गया था। एक मोमेंट में वो मेफिस्टो के इन्फ्लुएंस में आती है जो एमसीयू का डार्क यूनिवर्स का हिंट देता है, लेकिन ओवरऑल ये शो किसी डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट नहीं लगता। ये एक सूट बनाती है मैजिक से और उस पावर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि हुड जो गायब हो रहा है उसको देख सके। आई मीन कम ऑन यार, तुम मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ पावरफुल ब्लास्ट भी छोड़ो, लेकिन वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक चीज यहाँ से याद रखी जा सकती है और वो है मेफिस्टो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जिससे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मिस्टिकल एलिमेंट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये मूवी जिसमें सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के रोल में फुल्ली स्टेप इन करता है, फैंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट होना चाहिए था, पर एग्जीक्यूशन एवरेज था। रेड हल्क का अपीयरेंस डेफिनेटली एंगेजिंग था, लेकिन बाकी स्टोरी भर वीक पॉइंट से भरे हुए लगते हैं। एडामेंटियम के अराउंड बनाया गया ये सब प्लॉट ठीक था, लेकिन उसका यूसेज हमें उस मूवी में तो कहीं नहीं दिखा। द लीडर का जो विलन आर्क था वो उतना बड़ा थ्रेट फील नहीं होता है जितना उसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। सैम का कैरेक्टर भी इनकंसिस्टेंट लगता है, जहां वो कभी हीरो के जैसा एक्ट करता है तो कभी एक्टिविस्ट के जैसा, जबकि स्टीव रॉजर्स के साथ उसकी केमिस्ट्री में जो शाइन था वो यहाँ पर मिसिंग लग रहा था, इवन दो उसके साथ भी एक नया फाल्कन था। इसके बाद हम बात करें अगाथा ऑल अलोंग और डेयरडेविल की, तो ये दोनों ही शो थोड़े से मेसी लग रहे हैं। पहले के कुछ एपिसोड्स फ्लैट थे, लेकिन
पेसिंग स्लो थी और टोन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट था। लेकिन जैसे ही मार्वल ने क्रिएटिव टीम को रिप्लेस किया डेयरडेविल के अंदर, तो शो में मोमेंटम आ गया। लास्ट के एपिसोड्स में डेयरडेविल के वर्ल्ड को फ्रेश और रॉ दिखाया गया और न्यू टीम के विजन में जो एनर्जी थी वो स्टोरी के पर्पस में दिखने लगी। ये वही डेयरडेविल है जिसे फैंस चाहते थे और यही टोन सीजन के स्टार्ट में होती तो मजा आ जाता। तो होप सो कि डेयरडेविल का जो सेकंड सीजन आने वाला है वो इसी एक्साइटमेंट के साथ हो और इसी तरीके के टोन को कैरी करे। बात करें डेडपूल एंड वुल्वरीन की, तो ये मूवी शोर शराबा थी, मेटा ह्यूमर था और मल्टीवर्स का सर्कस था, पर इसी मैडनेस में ही तो मजा था। ये फिल्म एक कॉमिक बुक का लाइव एक्शन वर्जन लगती है जिसमें प्लॉट सेकेंडरी हो जाता है और कैरेक्टर की एनर्जी डोमिनेट करने लगती है। डेडपूल की फोर्थ वॉल ब्रेकिंग और लोगन की ग्रिटी प्रेजेंस फिल्म को एडिक्टिव बना देती है। हर सीन में या तो कॉमेडी है या नॉस्टैल्जिया। ये फिल्म उन फैंस के लिए है जो सुपर हीरो फटीग से बोर हो चुके हैं और कुछ वाइल्ड और कुछ अनप्रेडिक्टेबल देखना चाहते हैं। टॉप 3 के करीब आते हैं थंडरबोल्ट्स, और ये प्रोजेक्ट मार्वल के फॉर्मूला से बिल्कुल अलग था। ये फिल्म इमोशनल रोलर कोस्टर थी जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट के गिल्ट और ट्रॉमा से जूझ रहा था। विजुअल स्ट्राइकिंग थे, डायलॉग्स रॉ थे और बैकग्राउंड स्कोर परफेक्टली मूड सेट करता था। ये मूवी दिखाती है कि मार्वल अब मैच्योर स्टोरी टेलिंग एक्सप्लोर कर रहा है। बॉब जैसे कैरेक्टर्स इनोसेंस लाते हैं, वहीं वॉइड जैसा कॉन्सेप्ट इनर डार्कनेस को एक्सप्लोर कराता है। इसका टोन एमसीयू के लिए रिफ्रेशिंग था, जिसे देखकर लगता है कि मार्वल फाइनली रिस्क लेना सीख गया है। दूसरे नंबर पे आता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसमें जेम्स गन ने एक इमोशनल फिनाले दिया। रॉकेट की हार्ट रेंचिंग स्टोरी, हाई एवोल्यूशनरी का टेरिफाइंग विलन रूप हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हर कैरेक्टर को क्लोजर मिला और पीटर क्विल का आर्क ब्यूटीफुली कंप्लीट होता है। ये मूवी एक ऐसा टीम के बारे में है जिन्होंने ऑडियंस के दिल में अपना परमानेंट स्पेस बना दिया। गार्डियंस ट्रायलॉजी को इस फिल्म ने एक मेमोरेबल एंड दिया और ये एमसीयू का सबसे कंसिस्टेंट ट्रायलॉजी में से एक बन गई। और सबसे ऊपर आता है लोकी सीजन 2। ये शो सिर्फ मल्टीवर्स और टाइमलाइंस के बारे में नहीं था, ये आइडेंटिटी और रिडेम्पशन की स्टोरी थी। लोकी ने अपने पुराने सेल्फ से लड़ते हुए एक नई पहचान बनाई। उसने कैंग के वेरिएंट्स को डिफीट किया बिना फाइट किए। ये अग्रेसिव क्रिएट करना एक सिंबॉलिक एक्ट था जिसमें लोकी ने सिर्फ मल्टीवर्स नहीं बल्कि अपनी गिल्ड को भी होल्ड किया। स्टोरी टेलिंग पोएटिक थी, परफॉर्मेंस लेयर थे और बैकग्राउंड स्कोर भी प्योर डिवाइन था। ये शो एमसीयू की लेगेसी में एक शाइनिंग जेम जैसा बन गया जिससे टाइम के साथ और भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो ये थे मार्वल फेज 5 की पूरी जर्नी। कहीं फ्रस्ट्रेशन थी, कहीं ब्रिलियंस, पर एक चीज जो क्लियर थी वो था मार्वल के पास अब भी कैपेबिलिटी है शॉक देने की, इंस्पायर करने की और कुछ नया डिलीवर करने की। बस उसको कंसिस्टेंटली लाना है और इस चीज को मैं भी नोट डाउन कर रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारे लिए सबसे बेकार प्रोजेक्ट कौन सा था और सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था। ये एमसीयू वही है जिससे तुम अभी भी प्यार करते हो या फिर तुम्हारे अंदर भी थोड़ी मोड़ी चिड़चिड़ाहट आने लगी है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।